बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मंगल को मीट शॉप्स बंद रखने हरियाणा बीजेपी सरकार का फैसला, असदुद्दीन ओवैसी ने जाहिर की शदीद नाराजगी। मुल्क को संविधान के मुताबिक चलाने का हरियाणा और मरकज की बीजेपी सरकार से किया मुतालबा। जरूरतमंद आवाम के लिए जल्दी ही जारी किए जाएंगे नए राशन कार्ड्स, तेलंगाना असेंबली में वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर का बयान। राशन कार्ड की दुकानों पर लोगों को दरपेश मसाइल का अहमद बलाला ने उठाया असेंबली में मसला। गुज़िश्ता 3 साल से पेंडिंग दरखास्तों के राशन कार्ड जारी करने का किया मुतालबा। तेलंगाना में बिजली की कीमतों में इजाफा करने का कोई मंसूबा नहीं, वजीर बरखी जगदीश रेड्डी का असेंबली में बयान। कहा, बिजली की कंपनियों को वबा की वजह से उठाना पड़ा काफी नुकसान। तेलंगाना हुकूमत ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए खर्च कर रही है तकरीबन 590 करोड़। असेंबली में माइनॉरिटी मिनिस्टर कोपुला ईश्वर का बयान। जाफर हुसैन मेराज ने हर साल 500 स्टूडेंट्स को ओवरसीज स्कॉलरशिप देने का किया मुतालबा। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर ग्रेजुएट MLC इलेक्शन में बीजेपी को लगा झटका। बीजेपी के रामचंद्र राव को TRS की सुरभि वानी देवी ने भारी अक्सरियत से दी शिकस्त। TRS हल्के में जश्न के दौरान तेलंगाना भवन में पेश आया आतिशज़दगी का वाकया। और अब खबरों की तफसील। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासत हरियाणा के गुरुग्राम में गोश्त की दुकानों को मंगल के रोज़ बंद रखने के फैसले पर मीडिया में अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। हैदराबाद में पार्टी हेडक्वार्टर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हरियाणा और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत से देश को संविधान के मुताबिक चलाने और इस फैसले को रोकने का मुतालबा किया। तो आप बोल रहे हैं हमारा बिलीफ है, हमारा फेथ है, तो मंगलवार को आप दुकान बंद कर दीजिए। ये कहां पे लिखा हुआ है? किसने इख्तियार दिया आपको? चलिए, गवर्नमेंट हॉलीडे है, गांधी जयंती है, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे समझ सकते, गवर्नमेंट हॉलीडे है, मगर कुछ नहीं, वहां ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो आप दुकान बंद कर दीजिए, आप गोश्त नहीं बेचेंगे। आप कौन होते भाई? मेरे घर में क्या पकेगा मैं तो आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं ना। मैं तो लूंगा, मैं जो मेरी मर्जी है, पसंद है, मैं उसको लूंगा, पकाऊंगा, घर में खाऊंगा। और आप बोल रहे नहीं, बिलीफ है, फेथ है। ये कहां से आ रहा है फेथ बिलीफ? क्या इस देश को आप बिलीफ के ऊपर चलाएंगे या संविधान पे चलाएंगे? अगर ये देश बिलीफ पर चलेगा तो फिर संविधान क्यों है? निकाल दीजिए संविधान, खत्म कर दीजिए संविधान को। आप फिर एक मजाक बनाकर रखे हैं क्या आप लोग? आप सत्ता में है तो आपका बिलीफ है, फेथ है। अगर यही आपका फेथ और बिलीफ है तो मेरा भी फेथ है। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आप फ्राइडे के दिन शराब की दुकान बंद कर दीजिए, शराब बेचिए मत आप। ये मजाक बना कर रखे हैं भाई। आप कैसे देश को आगे लेकर जाएंगे? अच्छा, फिर ये क्यों कानून नहीं बनाते वो गुरुग्राम में कि भाई जितने हमारे गुरुग्राम में 5 स्टार हैं वो गोश्त नहीं बेचेंगे? बनाइए ना, चलिए बोल दीजिए पूरे 5 स्टार होटल में गोश्त नहीं बिकेगा, कोई सर्व नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश की जो खूबसूरती है, उसकी डाइवर्सिटी, उसकी प्लुरलिज्म को खत्म करके इस देश को एक थियोक्रेटिक कंट्री बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। भाई मेरा ये प्राइवेट राइट है मेरा, मैं अपने घर में क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा उससे आपको क्या? आप क्यों मुंडी झांक रहे हो, उसमें डाल रहे हैं, अपना सर झांक रहे हैं मेरे घर में? ये सरासर गलत फैसला लिया गया है और इसी तरह के फैसले हर जगह पर शुरू हो जाएंगे। आपने कर्नाटका में बीफ बैन लगा दिया, 1.5 लाख से ज्यादा कुरैश बरादरी के लोग बेरोजगार हो गए। अरे भाई, बीफ बैन लगाने से उसमें क्या, ये किस बुनियाद पे किया गया? तो इस तरह से हर तरीके से लोगों को
बेरोजगार बनाया जा रहा है, इकोनॉमिकली उनको हर्ट किया जा रहा है, बिलीफ के नाम पर, फेथ के नाम पर, और इससे नफरत बढ़ेगी, देश में नफरत बढ़ेगी, देश में उन लोगों के खिलाफ नफरत बढ़ेगी जो मटन खाते हैं, जो चिकन खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, उनके खिलाफ आप हेट्रेड बढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है हरियाणा में और देश में है, वो देश को संविधान से चलाए और उस फैसले को रोके फौरन, इमीडिएटली। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु में इलेक्शन के दौरान पार्टी की हिकमत अमली पर बात करते हुए मीडिया के सवाल पर बताया कि तमिलनाडु में थर्ड फ्रंट के लिए पॉलिटिकल स्पेस मौजूद है और वो स्पेस दिनाकरन ऑक्यूपाई करेंगे। सर, तमिलनाडु में आप किस तरह से आगे क्या प्लान? 3 सीट लड़ रहे हैं जैसा आपको मालूम, और दिनाकरन साहब की पार्टी के साथ हम लोग साथ हैं, और मैं जाऊंगा तमिलनाडु, कैंपेन भी करूंगा और दिनाकरन साहब के साथ भी कैंपेन करूंगा, और पूरी कोशिश करेंगे हमारे कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए। और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि तमिलनाडु की इलेक्टोरेट, तमिलनाडु की वोटर्स हमको आशीर्वाद देंगे, हमको अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे, हमारे कैंडिडेट्स वोट देकर कामयाब करेंगे। आपने इसके पहले कहा था कि तमिलनाडु में थर्ड फ्रंट होगा जो आपके साथ एएमएम के और बाकी पार्टियों के साथ होगा, तो क्या तमिलनाडु के लोग थर्ड फ्रंट के लिए? मेरा मानना यह है कि तमिलनाडु में एक थर्ड फ्रंट का बहुत पॉलिटिकल स्पेस है, और वो पॉलिटिकल स्पेस को मुझे यकीन है कि जनाब दिनाकरन साहब उसको ऑक्यूपाई करेंगे। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा है कि मरकज़ ने तेलुगु रियासतों के राशन कार्ड्स पर तहदीदात आयद की हैं। उन्होंने आवाम को नए राशन कार्ड्स की इजराई के मसले पर रियासती असम्बली में कहा कि राशन कार्ड्स की इजराई मुसलसल अमल है और ये हमेशा जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि सफ़ेद राशन कार्ड्स के लिए 9,41,641 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिसमें से 3,59,974 ख़ानदानों को फूड सिक्योरिटी कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 92,000 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं और 4,28,774 कार्ड्स के लिए दरख्वास्तों पर प्रोसेसिंग का अमल जारी है। గౌరవ సభ్యులు ఎక్కువ ప్రశ్న అడిగిన అధ్యక్ష, కొంచెం మాకు కూడా సమయం అధ్యక్ష, ఇది చాలా పేద వారికి సంబంధించి అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వము ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన చేసిన తర్వాత మనకు 41% కార్డ్స్ కేటాయించడం వల్ల అధ్యక్ష వారు కేవలం వాళ్ళు 53,46,000 కార్డ్స్ మాత్రమే మీ అర్హులు, 1,91,00,000 మంది యూనిట్స్ అంటే లబ్ధిదారులు మాత్రమే మీరు పరిగణన తీసుకోవాలని చెప్పడం అధ్యక్ష. కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు ఇచ్చిన ప్రకారం ఇంకా పేదలు చాలామంది తెలంగాణలో ప్రతి బిడ్డకు ఆకలి తీర్చాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ 53 లక్షలను ఇంకా పెంచి అధ్యక్ష ఇంకొక 33,90,000 కార్డ్స్ పెంచి సుమారు 87 లక్షల మంది లబ్ధాలను పెంచి ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో అధ్యక్ష మనకు ఉన్నది 1,79,00,000 మంది లబ్ధిదారులు ఉన్నారు అధ్యక్ష. 1,79,00,000 లబ్ధిదారులను యూనిట్స్గా పరిగణించడము, సుమారు 2,79,00,000 రేషన్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 80% మంది జనాభాలో ఉన్న 80% మందికి లబ్ధిదారులకు మనం ఈరోజు రేషన్ కార్డు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ దేశంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇచ్చిన రాష్ట్రం ఏది అధ్యక్ష? కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున కార్డ్స్ అధ్యక్ష. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏంటంటే నిరుపేదలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒప్పుకోకుండా నిరుపేదలను పరిగణించుకొని అడిషనల్ భారం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పడుకుంటూ కూడా कार्ड्स के अध्यक्ष। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मलकपेट रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने आज असेंबली में राशन की दुकानों से राशन लेने के दौरान लोगों को दरपेश मसाइल के मुताल्लिक़ बात की। उन्होंने हुकूमत से राशन कार्ड्स की पेंडिंग दरख्वास्तों को कबूल करने का मुतालबा किया जो गुज़िश्ता 3 साल से पेंडिंग है। इसके अलावा नए राशन कार्ड्स के लिए भी दरख्वास्तें कबूल करने का उन्होंने मुतालबा किया, जिस पर वज़ीर सिविल सप्लाईज़ गंगुला कमलाकर ने जवाब देते हुए बताया कि पिछले 3 साल के दौरान हैदराबाद में 44,734 कार्ड्स दिए गए हैं जबकि 97,981 दरख्वास्तें पेंडिंग हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल कोरोना लॉकडाउन की वजह से नए कार्ड्स जारी नहीं किए गए, ताहम इस साल से नए कार्ड्स की दरख्वास्तों का
वेरिफिकेशन करते हुए ज़रूरतमंद लोगों को वाइट राशन कार्ड की इजराई अमल में लाई जाएगी। मिनिस्टर साहब ने अपने रिप्लाई में कहा है कि गुज़िश्ता 9,41,641 एप्लीकेशन बुलाए थे, जिसमें से 3,59,954 रिजेक्ट हुए और ये बैलेंस अंडर प्रोसेस है। ये पिछले 3 साल से यही अंडर प्रोसेस है साहब। 3 साल से इसका कोई समाधान नहीं हुआ, तो मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि इसका समाधान करिए और नए एप्लीकेशंस, परसों सीएम साहब के अनाउंसमेंट के बाद नए एप्लीकेशंस का ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका भी ले लें। और ख़ास तौर के ऊपर जो पिछले लॉकडाउन के अंदर जो गरीब लोग यहाँ सिटी के अंदर रहते थे, वो यहाँ पर जिसको राशन भी मिलता था, वो लोग अपने अपने गाँव को जाने से, लॉकडाउन में फंसे रहने से जो 3-3, 4-4 महीने तक राशन नहीं लिए, आज ये वापस जब शहर को आए और यहाँ से जब वो राशन लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ से क्लियर कह दिया जा रहा है कि आपका नाम राशन कार्ड कैंसिल हो गया, क्योंकि आप 3 महीने नहीं लिए राशन। और वो राशन नहीं लेने की वजह ये थी कि लॉकडाउन के अंदर वो लोग अपने अपने घरों को गए थे, इसकी वजह से उन लोग को तकलीफ आ रही है। और जिसका जो गरीब मैकेनिक जो रोड के ऊपर काम करने वाले लोगों का फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने की वजह से भी उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। आधार से लिंकेज का प्रोग्राम लगाया गया है, उसके अंदर भी काफ़ी तकलीफ हो रही है। मैसेज एक एक कंज्यूमर को दुकान के पास, राशन शॉप के पास 4-4 घंटे तक भी ठहरा तो मैसेज नहीं आ रहा है फ़ोन के ऊपर। तो मैं आपके ज़रिए गुजारिश करूंगा कि ये जो पेंडिंग राशन कार्ड्स हैं उसको क्लियर करें और नए जो एप्लीकेशंस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है, वो करें। और जो भी तकालीफ इसके अंदर मैंने बताया है आपके सामने, उसको दूर करने की इमीडिएट कोशिश करें। शुक्रिया। గౌరవ సభ్యులు బల్లాల గారు వారు మాట్లాడిన అధ్యక్ష, హైదరాబాద్లో కొత్త కార్డ్స్ అధ్యక్ష గత 3 సంవత్సరాల్లో హైదరాబాద్ నగరంలో వచ్చినాయి 44,734 కార్డ్స్ ఇవ్వడం అధ్యక్ష. ఇంకా పెండింగ్ ఉన్న అధ్యక్ష 97,981 కార్డ్స్ పెండింగ్ ఉన్న అధ్యక్ష. ఇవి एक मिनट बात करो, एक मिनट बात करें तो आप पूछा, हम आंसर देने के लिए मौका भी दो अध्यक्ष. అధ్యక్ష, ఈ ప్రతి ఇయర్ కూడా నిరంతర ప్రక్రియ చేస్తుంటే లాస్ట్ ఇయర్ మొత్తం కరోనా వల్ల కూడా మనం కొత్త కార్డ్స్ ఇష్యూ చేయలేకపోయిన అధ్యక్ష. ఎందుకంటే మన కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రైట్స్ మీద, కరోనా కంట్రోల్ మీద ఉన్నది తప్ప కానీ ఎక్కడ కూడా కొత్త కార్డ్స్ ఇచ్చే ఆలోచన అధ్యక్ష. ఇప్పుడు మాత్రము ఆ పెండింగ్ అన్ని కూడా క్లియర్ చేసుకునేందుకు త్వరలోనే ఈ ఇయర్ వెరిఫై చేస్తాం అధ్యక్ష. వెరిఫై టీమ్ అధ్యక్షగా ఈ ఇయర్ నుంచి మనం వెరిఫై చేసుకొని నిజమైన అర్హత మొత్తం ప్రతి ఒక్కరికి తెల్ల కార్డు ఇచ్చేందుకు ఈ ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది అధ్యక్ష. दुबाग रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने सिद्दीपेट और दुबाग हलके में राशन कार्ड की इजराई के मुतालिक हुकूमत से सवाल किया, जिस पर वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने जवाब दिया. జస్ట్ ఒక చిన్న సప్లిమెంటరీ క్వశ్చన్ దీనికి. జూన్ 2, 2014 నుంచి ఇప్పటివరకు మా మెదక్ జిల్లాలో అయితే కొత్తగా రేషన్ కార్డులు ఇచ్చినట్టు ఎక్కడ కూడా జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం నుంచి ఆర్టీఐ కోసం దరఖాస్తు పెడితే ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష. మరి మంత్రి గారు ప్రస్తుతం చెప్పినటువంటి వాటిలో కొత్తగా 3,59,974 కార్డులు ఇచ్చినట్టు మంత్రి గారు ఇంతకుముందు సభ ముందు తెలియజేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అందులో మా పూర్వ మెదక్ జిల్లా ప్రస్తుతం 3 జిల్లాలుగా విభజించబడింది అధ్యక్ష. మా సిద్దిపేట జిల్లాలో ప్రస్తుతం సుమారు 24,300 అప్లికేషన్లు కొత్త రేషన్ కార్డుల కోసం పెండింగ్లో ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అందులో మా దుబ్బాక నియోజకవర్గం నుంచి 9,700 అప్లికేషన్లు కొత్త రేషన్ కార్డుల కోసం పెండింగ్లో ఉన్నాయి అధ్యక్ష. వీటిని ఏమైనా క్లియర్ చేస్తారా, చేస్తే ఏ కాలంలోపు చేస్తారనే దానికి సంబంధించి మంత్రి గారి నుంచి స్పష్టమైనటువంటి సమాధానాన్ని తమరి ద్వారా ఆశిస్తున్నాం అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు రఘునందన్ రావు గారు మాట్లాడే అధ్యక్ష, మా జిల్లాలో కొత్త కార్డ్స్ రాలేదు అని అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, మెదక్లో అధ్యక్ష ఈ గడిచిన 3 సంవత్సరాలలో కొత్త కార్డ్స్ 7,517 కార్డ్స్ ఇవ్వడం అధ్యక్ష. ఈ 3 సంవత్సరాలలో పెండింగ్ అధ్యక్ష 4,411 పెండింగ్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు రఘునందన్ అడిగినట్టు వారికి ఆ డాటా పంపిస్తారు అధ్యక్ష. ఏ జిల్లా, ఏ మండలంలో, ఏ గ్రామంలో ఎన్ని కార్డ్స్ జరిగింది అధ్యక్ష. ఇది నిరంతర ప్రక్రియ అధ్యక్ష. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం అడ్డుకోదు, ఎక్కడ ఆపదు అధ్యక్ష. ఒక కేవలము మన లాస్ట్ ఇయర్ కరోనా ఉండడం వల్ల మనం కాన్సన్ట్రేట్ యంత్రంగా బియ్యం పంపిణీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన తప్ప కానీ ఎక్కడ కూడా కొత్త రేషన్ కార్డు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. కానీ ప్రభుత్వం మళ్ళీ ఆలోచిస్తుంది అధ్యక్ష, కొత్త కార్డ్స్ డెఫినెట్ ఇచ్చేందుకు ఆలోచన ఉన్నది. అది నిరంతర ప్రక్రియ అధ్యక్ష. तेलंगाना के वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि रियासत में बिजली की कीमतों में इजाफा करने का कोई मंसूबा नहीं है. उन्होंने कहा कि बिजली की कंपनियों को वबा की वजह से काफ़ी नुकसानात का सामना करना पड़ा है. ఇది టారిఫ్ హైక్ చేస్తున్నారు, ఆర్టీసీ పెంచుతున్నారు, ఇంకోటి పెంచుతున్నారు అని చెప్పేసి వచ్చే వార్తలు గందరగోళం సృష్టించారు. వాస్తవానికి చాలా ఇట్లాంటి గందరగోళం సృష్టించే వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి, కానీ దాన్ని నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు.
తప్పకుండా ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేస్తే బాజాప్తుగా చెప్తుంది, బహిరంగంగానే అందరికి తెలుసు, వసూలే చేయాలి నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి కానీ నెక్స్ట్ డే నుంచి వెళ్ళి కానీ, దాంట్లో దాచిపెట్టడానికి ఏముండదు. తప్పకుండా ఏం చేయాలన్నా పారదర్శకంగానే ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ఉన్న ప్రభుత్వం, మా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏది చేసినా ప్రజలకు చెప్పి చేస్తాం, ఏం చేస్తామో అదే చెప్తాం తప్ప ఇంకొకటి ఉండదు ఈ ప్రభుత్వంలో. కాబట్టి ఎవ్వరు కూడా ఎవరు సృష్టించిన వార్తల్లో बड़ी गंदरगोल पड़ाल्సిన అవసరం లేదు. तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामा राव ने कहा है कि रियासती हुकूमत आइंदा 4 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक के शोबे में 3 लाख मुलाजमतों के मौक़े फराहम करेगी. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक के शोबे पर असम्बली में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि रियासत की तकरीबन 250 इलेक्ट्रॉनिक कंपनियाँ 60,000 अफराद को रोज़गार फराहम कर रही हैं. ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం చాలా చిత్తశుద్ధితో మన తెలంగాణ అకాడమీ ఫర్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ ద్వారా ESDM ట్రైనింగ్ చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ESDM అంటే ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ డిజైన్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ట్రైనింగ్ అధ్యక్ష. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే 60,000 మంది స్థానిక యువతకి మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో 60,000 మందిలో ఒక 30,000 మందికి ఇప్పటికే ఇదే రంగంలో ఉపాధి అవకాశాలు కూడా మనం కల్పించడం జరిగింది అధ్యక్ష. దాంతో పాటు ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చింది అని చెప్పి మిత్రులు ఆనంద్ గారు అదే రకంగా నరేందర్ రెడ్డి గారు కూడా అడిగినారు అధ్యక్ష. పోయిన 6 సంవత్సరాల్లో ఒక 23,000 కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండస్ట్రీలో, ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లో మనం తెచ్చుకున్నాం అధ్యక్ష. దానిలో భాగంగా ఇంతకుముందే నేను తమరి ద్వారా సభకు నివేదించినట్టు 1,60,000 కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు మనం సృష్టించుకున్నాం. అంతకుముందు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు జరగకముందు ఈ రంగంలో కేవలం ఒక 50,000 ఉద్యోగాలు మాత్రమే ఉండేది అధ్యక్ష. దానికి ఈరోజు అదనంగా మరి 1,10,000 ఉద్యోగాలు అదనంగా, అంటే మొత్తం 2,10,000 ఉద్యోగాలు మొత్తం అధ్యక్ష. 1,60,000 అదనంగా రావడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇందులో లాస్ట్ ఒక 1 ఇయర్లోనే ఒకవైపు ఈ కరోనా ఇబ్బంది ఉన్నప్పటికీ పోయిన ఒక సంవత్సరంలోనే కొత్తగా ఒక 40 కంపెనీలను కూడా మనం ఇక్కడికి ఆకర్షించడం జరిగింది అధ్యక్ష. तेलंगाना के वज़ीर क़बायली बहबूद कोपुला ईश्वर ने असेंबली को बताया कि रियासती हुकूमत ने ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 589 करोड़ रुपए सर्फ किए हैं. उन्होंने वक्फ़े सवालात के मौके पर अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए बताया कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 3,676 स्टूडेंट्स ने इस स्कीम के साल 2014 में हुए आगाज़ के बाद से अब तक बैरूनी ममालिक में आला तालीम हासिल की है. ఇప్పటి వరకు ఈ యొక్క స్కీమ్ కింద 3,676 మంది విద్యార్థులు విదేశాల్లో చదవడానికి మరి ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసినటువంటిది 589 కోట్ల 69 లక్షల రూపాయలు ప్రభుత్వం ఖర్చు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా 2013-14 నుండి 2020-21 వరకు ఈ విద్యార్థుల మన ఎస్సీ, బీసీ, ఎస్టీ మైనార్టీ వర్గాల సంబంధించి చూసినట్టయితే 581 మంది ఎస్సీ విద్యార్థుల కోసం మరి 100 కోట్ల 80 లక్షలను ఖర్చు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా 240 మంది ఎస్టీ విద్యార్థుల కోసం 29 కోట్ల 89 లక్షలు ఖర్చు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా బీసీ విద్యార్థుల కోసం 1,171 మంది బీసీ విద్యార్థుల కోసం 181 కోట్లను ఖర్చు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మైనారిటీ విద్యార్థుల కోసం 1,684 మంది మైనారిటీ విద్యార్థుల కోసం 277 కోట్ల 99 లక్షల రూపాయలను మొత్తంగా 3,676 మంది విద్యార్థులకు గాను 589 కోట్ల రూపాయలను 589 కోట్ల 69 లక్షల రూపాయలను ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం ఖర్చు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज असम्बली में रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट्स की ओवरसीज़ स्कॉलरशिप हर साल 500 स्टूडेंट्स को दी जानी चाहिए और जो 2017 से पेंडिंग स्कॉलरशिप्स हैं उनको भी जल्द जारी किया जाए. ये जो माइनॉरिटीज़ ओवरसीज़ स्कॉलरशिप है, ये बड़ी अच्छी स्कीम है. हमारी पार्टी ने इसको वेलकम किया और हमारे पार्टी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने सीएम साहब से रिक्वेस्ट करके 10 लाख के 20 लाख कराया. सर मगर मेरा एक सवाल है कि इसके अंदर 500 प्लस हमारे को हर साल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2018 और 19 में हमने 500 का फिगर किया सर. 19-20 में सीधा ड्रॉप करके 248 ही किया सर. तो इसकी क्या रीज़न है? क्या आपका ने अप्लीकेशन
एप्लीकेशन बराबर नहीं आ रहे या एप्लीकेशन आए तो आप लोग देना नहीं चाह रहे, मैं ये पूछ रहा हूँ सर। इसके अलावा एक अहम सवाल ये है सर, काफ़ी स्टूडेंट्स जाके बाहर पढ़ रहे हैं मगर उनको अभी बैलेंस अमाउंट नहीं मिला, 2017 से पेंडिंग है सर। तो मैं आपके जरिए से मिनिस्टर साहब को यह कहना चाहता हूं कि वो बच्चे परेशान है सर, उनका अमाउंट पहले रिलीज कर दिया तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज असम्बली में कचरे की अदम निकासी का मसला उठाया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द शहर भर से कूड़े को साफ़ किया जाए। वाज़ेह हो कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कचरे की अदम निकासी और मौसमी तब्दीली की वजह से मुख्तलिफ अमराज का खदशा है, जबकि मच्छरों की अफजाइश के इम्कानात हैं। साथ ही मकीनों को बदबू और ताफुन का सामना है। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब को ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 15 दिन से शहर हैदराबाद के अंदर जो गार्बेज का इशू चल रहा है, आप देखते होंगे शहर हैदराबाद के अंदर हर इलाके के अंदर 15 दिन से जो गार्बेज लिफ्ट नहीं किया जा रहा है। जो डस्टबिन थे उन तमाम डस्टबिन को उठा दिया गया है। मगर मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि आने वाला जो महीना है रमज़ान का महीना है, और मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इस गार्बेज की वजह से जो हालात जो सेहत के पर जो बिगड़ते जा रहे हैं, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन ले, और ताकि ये ना बताए कि हम नोट किया गया और इसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाहता हूँ। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के तारका रामाराव ने असम्बली को बताया कि रियासती हुकूमत ने अंदरूंद 100 दिन TSB पास के ज़रिए 12,943 इमारतों की तामीर के लिए इजाज़त दी है। उन्होंने वक्फे सवालात के दौरान ऐवान में अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए बताया कि हुकूमत ने रियासत में तेलंगाना स्टेट बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम यानी TSB पास मुतारिफ़ किया है, जिसका मकसद सेल्फ सर्टिफिकेशन पर मुबनी फौरी ऑनलाइन मंजूरी का निज़ाम कायम करना है। తెలంగాణ రాష్ట్ర భవన అనుమతి ఆమోదం స్వయం ధృవీకరణ విధానం TSB పాస్ ను ప్రవేశపెట్టింది. TSB పాస్ విధానంలో 75 చదరపు గజాల సైజు వరకు ఉండే ప్లాట్ల విషయంలో ఎటువంటి అనుమతి అవసరం లేదు. అయితే దరఖాస్తుదారు కేవలం ₹1 టోకెన్ మొత్తంతో ఆన్లైన్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 600 చదరపు గజాల వరకు ఉన్న ప్లాట్లలో 10 మీటర్ల ఎత్తు వరకు తక్షణ భవన అనుమతిని దరఖాస్తుదారుని స్వయం ధృవీకరణ ఆధారంగా ఇవ్వడం అవుతున్నది. 10 మీటర్లకు పైబడి ఎత్తుగలిగిన భవనాలన్నిటికీ నివాసేతర భవనాలన్నిటికీ ఏక గవాక్ష ఆమోదాన్ని 21 రోజుల లోపల ఇవ్వడం అవుతుంది. TSB పాస్ ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు: ఎటువంటి భౌతిక పరస్పర చర్య అవసరం లేకుండా తక్షణ ఆన్లైన్ ఆమోదం, 600 గజాల వరకు ఉన్న ప్లాట్ సైజు నిమిత్త కాల వ్యవధి లోపల క్లియరెన్స్లు, సమయం లోపల ఇవ్వనట్టయితే డీమ్డ్ అప్రూవల్ ఆమోదం ఇచ్చినట్టుగా భావించడం, స్వయం ధృవీకరణ ఆధారంగా ఆన్లైన్ ద్వారా ఆక్యుపెన్సీ ధృవీకరణ పత్రాన్ని కూడా జారీ చేయడం జరుగుతుంది. 80% పైగా దరఖాస్తులు తక్షణ ఆమోదం పొందుతాయి. ఇప్పటి వరకు ఈ విధానాన్ని ప్రారంభించిన తర్వాత దాదాపు 100 రోజుల వ్యవధిలో 12,943 భవన అనుమతులను జారీ చేయడం జరిగింది.
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नामपली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने आज असेंबली में बैंक लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि माली साल 2015-16 के बाद से हुकूमत नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही है और बैंक लिंक्ड सब्सिडी स्कीम में नई दरख्वास्तें भी कबूल नहीं की जा रही हैं। उन्होंने हुकूमत से इस स्कीम के तहत नई दरख्वास्तें कबूल करने का मुतालबा किया। मेरा मिनिस्टर साहब से एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, वेदर इट्स ए फैक्ट दैट द गवर्नमेंट नॉट इशूड नोटिफिकेशन आफ्टर फाइनेंशियल ईयर 2015-16 फॉर इन्वाइटिंग एप्लीकेशन अंडर बैंक लिंक्ड सब्सिडी स्कीम सर। एंड दूसरा ये है सर, वाई गवर्नमेंट नॉट इशूड नोटिफिकेशन फॉर कॉल फ्रेश एप्लीकेशन फ्रॉम 16-17 फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड सर। तीसरा यह है सर, इफ द गवर्नमेंट वांट टू क्लियर द पेंडिंग एप्लीकेशन ऑफ 2015-16 कैन अलोकेटेड एडिशनल बजट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर ओनली, व्हाई कैरिड फॉरवर्ड इन कंटिन्यूअस 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 एंड व्हाट अबाउट 21, 22? Last 5 years no new application were called for bankable subsidy scheme sir. The fourth question is sir, the same process system is following in the schemes also in other departments. What are the norms following in the bankable subsidy scheme like SC, ST, BC sir? And fifth, the means last 5 years from the minority candidate no application were called, no notification has issued. Minister, please specify the 15-16 financial year onwards for this scheme budget allocated release and expenditure sir. 15-16 के बाद से आज तक फ्रेश एप्लीकेशन नहीं लिए सर, इसीलिए मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं सर कि आप फ्रेश एप्लीकेशन नहीं लेके जो पुराने एप्लीकेशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं सर, क्या ये सही है क्या? अगर 5 साल पहले मुझे पैसे की जरूरत थी सर, आज 5 साल से नहीं मिले, 5 साल पहले का एप्लीकेशन वाले को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आज मैं भूखा मर रहा हूं सर, आज मुझे नहीं देख रहे बोले तो आप खुद गौर करिए सर कि ये कैसा होगा। तो इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं सर कि ये जो स्कीम है, स्कीम बहुत अच्छी है सर, स्कीम की हद तक हमको कोई एतराज नहीं है सर, क्योंकि आपने स्कीम के अंदर एक चेंजेस भी ये लेके आया था सर, अप टू 50,000 पे 100% सब्सिडी दे रहे थे, कुछ लोगों को आप वो भी दिए सर, मगर इसके साथ साथ 50,001 से 1 लाख रुपीस वालों को जो 80% सब्सिडी 20% बैंक जो देने वाली है सर, ये अभी तक नहीं हो रहा सर, और जिसको अप टू 10 लाख तक भी आपने वादा किया था सर, मगर कोई स्कीम किसी को भी नहीं मिली सर। तो मेरा आपसे ये कहने का मतलब ये है सर कि ये जो स्कीम आप 5 साल पहले लिए थे, तो क्या ऐसा ये सिस्टम थोड़ा ही 5 साल में कंटिन्यू प्रोसेस चलता सर? तेलंगाना यूथ कांग्रेस ने बजट में बेरोजगारी अलाउंस के अदम ऐलान पर नाराजगी का इजहार करते हुए असेंबली का घेराव करने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने एलबी स्टेडियम के करीब उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस मौके पर सदर शिवसेना रेड्डी और गुरुजाला वेंकट समेत मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के हल्के असेंबली बसवा कल्याण के ज़िमनी इंतखाब के शेड्यूल के जारी होते ही सियासी हलचल तेज़ हो गई है। जहां कांग्रेस और जेडीएस के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, वहीं अब लोगों की नज़रें मजलिस और बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों पर जमी हुई हैं। आज बसवा कल्याण से मजलिसी सदर सैयद अख्तर निज़ामी की सदारत में साबिक़ जेडीएस लीडर अब्दुल रज़्ज़ाक़ अलमारूफ बाबा चौधरी ने अपने सैकड़ों हामियों के हमरा हैदराबाद में मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में मजलिस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने अब्दुल रज़्ज़ाक़ बाबा चौधरी की गुलपोशी करते हुए पार्टी में खैर मकदम किया। बाद-ए-आज़म मजलिस के सीनियर लीडर समद बिन अब्दाद ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई, जबकि पार्टी में शामिल होने वाले अब्दुल रज़्ज़ाक़ बाबा चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए मजलिस पार्टी में शामिल होने की वजह बताई। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बसवा कल्याण से मजलिस के उम्मीदवार के नाम का ऐलान सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी करीब मुस्तकबिल में जल्द करेंगे। इस मौके पर बसवा कल्याण मजलिस यूनिट जनरल सेक्रेटरी अल्ताफ़ हुसैन, राम गोड़बड़े और मजलिसी हामियों की कसीर तादाद मौजूद थी।
आज अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब अलमारूफ बाबा चौधरी जो बसवा कल्याण शहर से इनका ताल्लुक़ है, साबिक़ा के जो रुकन बल्दिया भी हैं वहाँ के, आज जो है इनका जो है JDS से इनका ताल्लुक़ था। JDS पार्टी को ख़त्म ताल्लुक़ करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ख्वाहिश थी इनके सारे जो है ना टीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो। और नक़ीब मिल्लत आली जनाब अलहाज मीर शमसुद्दीन अवैसी साहब से आज दारुस्सलाम आकर पूरी टीम ने बाबा चौधरी साहब और उनकी टीम मुलाकात की और JDS जो पार्टी है उससे ख़त्म ताल्लुक़ करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत का ऐलान किए। और नक़ीब मिल्लत आली जनाब शमसुद्दीन अवैसी साहब ने इन बाबा चौधरी साहब और उनकी तमाम टीम को मजलिस के अंदर शमूलियत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बसवा कल्याण से दारुस्सलाम पहुँचकर जो है सदर साहब से असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात की और AIMIM में शमूलियत इख्तियार की। अब आप कई सालों से JDS पार्टी में काम करते हुए आ रहे थे, इसका क्या रीज़न रहा है जो आप MIM ज्वाइन करें आज? देखिए, कुछ बातें ऐसे सुनने में आ रहे थे कि JDS BJP से अलायंस होकर इलेक्शन लड़ने वाली है, इसलिए हम उसको छोड़ दिए। टिकट के बारे में कुछ बात नहीं, आने वाले दिनों में सदर साहब जो है इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट करेंगे। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर ग्रेजुएट MLC हल्के के लिए TRS उम्मीदवार सुरभि वानी देवी ने कामयाबी हासिल कर ली है। इस हल्के में TRS और BJP के दरमियान सख्त मुकाबला देखा जा रहा था, ताहम आखिर में वानी देवी ने कामयाबी हासिल की। 36,580 वोटों की अक्सरियत से वानी देवी ने BJP उम्मीदवार रामचंद्र राव को शिकस्त दी। इस तरह TRS ने ये नशिस्त BJP से छीन ली। TRS हल्के में हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर ग्रेजुएट MLC हल्के के लिए TRS उम्मीदवार सुरभि वानी देवी की भारी अक्सरियत से कामयाबी का जश्न जारी है। शहर हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके में साबिक़ कॉरपोरेटर मित्रा कृष्णा और इंचार्ज जीवन सिंह की क़ियादत में आतिशबाजी करते हुए TRS कारकुनान ने जश्न मनाया। ज़िले संगारेड्डी के शहर ज़हीराबाद में TRS के कारकुनान ने MLC सुरभि वानी देवी की कामयाबी का जश्न मनाते हुए बाइक रैली निकाली और मेन चौराहे पर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम की। इस मौके पर TRS के कायदीन नामा रवि किरण, मोहम्मद याकूब, इसराइल बाबी, मोहम्मद मुर्तज़ा के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना भवन में आज आग लगने का हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना भवन में TRS कारकुनान हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर ग्रेजुएट MLC हल्के के लिए TRS उम्मीदवार सुरभि वानी देवी की भारी अक्सरियत से कामयाबी पर जश्न मना रहे थे। आतिशबाजी के दौरान यह हादसा पेश आया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि इस दौरान कोई जख्मी नहीं हुआ। शहर हैदराबाद में डेटिंग ऐप्स के जरिए बढ़ते धोखाधड़ी के वाक़यात पर साइबर क्राइम ACP KVM प्रसाद ने रोशनी डाली। उन्होंने डेटिंग ऐप से दूर रहने का आवाम को मशवरा दिया। डेटिंग ऐप्स का भी बहुत चीटिंग हो रहा है। ये डेटिंग ऐप्स में क्या है, ऑनलाइन में अपन गूगल सर्च करें तो भी साइड में एड्स आता, इसमें लाइव चैट करो, वीडियो चैट करो बोल के ऑप्शंस आता। वो देख के अपन टेम्प्ट हुआ तो क्या है, वो ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलते। ऐप डाउनलोड करने के बाद क्या है, उसमें जो प्रोफाइल्स रहता वो पूरा फेक प्रोफाइल्स है। उसको पेमेंट भी करना पड़ता। बाद में फ़ोन नंबर्स मिलेगा, वो फ़ोन नंबर्स से बात करें तो क्या है, हमारा क्लब मेंबरशिप लेना पड़ता, हमारा फर्स्ट रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना पड़ता बोल के पैसे लूटते हैं। बाद में बोलेगा कॉस्मेटिक चार्जेस चाहिए, रूम बुकिंग चार्जेस चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस चाहिए बोल के बहुत पैसे लूटेगा। बाद में सर्विस नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या है, कभी भी डेटिंग ऐप्स में जो फ़ोन नंबर्स है वो फ़ोन नंबर्स कॉल नहीं करना। कॉल करके शहर हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस ने इलाके के मेडिकल शॉप ओनर्स को तलब करते हुए एक शऊर बेदारी इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर DCP साउथ जोन गजाराव भोपाल, एडिशनल DCP MA रहीम, ड्रग इंस्पेक्टर गोविंद के अलावा दीगर पुलिस अमला मौजूद था। इस दौरान हुक्काम ने बताया कि
हालिया दिनों में जो मुजरिमाना वाक़यात पेश आ रहे हैं उसमें मुलव्विस ज़्यादातर अफराद नशे के आदी पाए जा रहे हैं, जो मेडिकल से नशीली अद्वियात जैसे नाइट्रोविट और अल्फाजोलम वगैरह का इस्तेमाल किया करते हैं। उन्होंने मेडिकल शॉप ओनर्स को इस तरह की दवाइयाँ बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के फ़रोख्त ना करने की सख्त तलखीन की। इस प्रोग्राम में तकरीबन 400 मेडिकल शॉप ओनर्स ने शिरकत की। एडिशनल डीसीपी साहब चारमीनार जोन, एसीपी साहब फलकनुमा और इंस्पेक्टर साहब फलकनुमा और चतरीना का सभी साहब मिलके, पुलिस डिपार्टमेंट और ड्रग कंट्रोल मिलके सभी मेडिकल शॉप कहाँ चल रहे हैं फलकनुमा सर्किल में सबको बुला के उसको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक के एक्ट बारे में उसको एजुकेशन दिए थे, एनलाइटमेंट किए थे। इसमें मेन थिंग्स वो कंपलसरी फार्मासिस्ट को रखने का है, फार्मासिस्ट प्रेजेंस में शेड्यूल एच ड्रग्स देने का है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कुछ नशा वाला दवा नाइट्रोवेट टैबलेट और अल्प्राजोलन टैबलेट किसी को भी नहीं देने का है। वो देने से भी कंपलसरी प्रिस्क्रिप्शन लेने का है और एक बार प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद वो प्रिस्क्रिप्शन पे कंसर्न मेडिकल शॉप का स्टाम्प लगा देने का है, क्योंकि वो दूसरे शॉप में नहीं लेने जाने के लिए। और कुछ प्रॉब्लम रहे तो हम पुलिस डिपार्टमेंट और ड्रग कंट्रोल से प्रॉब्लम सुनेंगे, और मेडिकल शॉप में कुछ प्रॉब्लम रहे तो वो भी हमारे को कॉल कर सकते हैं, हमारे कुछ प्रॉब्लम तो बता सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट और हम वो दोनों मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करके ये नाइट्रोवेट फ्री फलकनुमा जोन करने के लिए कोशिश करेंगे। आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल के MICU वार्ड में हफ्ते के रोज़ अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा AC स्टेबलाइज़र में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। मुतालिका हुक्काम ने बताया कि इस वाक़े में कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ। कुछ ही देर में आतिशज़दगी पर काबू पा लिया गया और MICU वार्ड में मौजूद मरीजों को एहतियातन दूसरे वार्ड में मुंतकिल किया गया। रिम्स डायरेक्टर बलराम नायक ने वार्ड का मुआयना किया और अमले को हिदायत दी कि इस तरह के वाक़यात से निमटने के लिए मौसर इक़दाम को यकीनी बनाएं। डायरेक्टर बलराम नायक ने भी वाज़ेह किया कि हादसा AC स्टेबलाइज़र में शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मंगल को मीट शॉप्स बंद रखने हरियाणा बीजेपी सरकार का फैसला, असदुद्दीन ओवैसी ने जाहिर की शदीद नाराजगी। मुल्क को संविधान के मुताबिक चलाने का हरियाणा और मरकज की बीजेपी सरकार से किया मुतालबा। जरूरतमंद आवाम के लिए जल्दी ही जारी किए जाएंगे नए राशन कार्ड्स, तेलंगाना असेंबली में वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर का बयान। राशन कार्ड की दुकानों पर लोगों को दरपेश मसाइल का अहमद बलाला ने उठाया असेंबली में मसला। गुज़िश्ता 3 साल से पेंडिंग दरखास्तों के राशन कार्ड जारी करने का किया मुतालबा। तेलंगाना में बिजली की कीमतों में इजाफा करने का कोई मंसूबा नहीं, वजीर बरखी जगदीश रेड्डी का असेंबली में बयान। कहा, बिजली की कंपनियों को वबा की वजह से उठाना पड़ा काफी नुकसान। तेलंगाना हुकूमत ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए खर्च कर रही है तकरीबन 590 करोड़। असेंबली में माइनॉरिटी मिनिस्टर कोपुला ईश्वर का बयान। जाफर हुसैन मेराज ने हर साल 500 स्टूडेंट्स को ओवरसीज स्कॉलरशिप देने का किया मुतालबा। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर ग्रेजुएट MLC इलेक्शन में बीजेपी को लगा झटका। बीजेपी के रामचंद्र राव को TRS की सुरभि वानी देवी ने भारी अक्सरियत से दी शिकस्त। TRS हल्के में जश्न के दौरान तेलंगाना भवन में पेश आया आतिशज़दगी का वाक़या। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube की हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।